एक समय की बात है। ज्योति भोपाल नाम के एक छोटे शहर में रहा करती थी। ज्योति बहुत गरीब थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसकी माँ मंडी में सब्जियां बेचकर ज्योति का और अपना गुजारा चलाया करती थी। ज्योति की माँ सुगंधा सब्जियां बेचकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, लेकिन वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि वो ज्योति को एक अच्छा जीवन दे सके। इसलिए वो जैसे तैसे पैसे बचाकर उसे अच्छे स्कूल भी भेजा करती थी। ज्योति समझदार थी और अपनी माँ की हालत समझती थी, इसलिए वो भी कभी अपनी माँ से फालतू की जिद नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ ज्योति? मैं देख रही हूँ जब से तू स्कूल से आई है तब से किसी सोच में पड़ी है। माँ, कल प्रेरणा का बर्थडे है। उसने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है। आप तो जानती हैं वो बहुत अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ उसके घर पर सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आएंगे, पर मेरे पास तो एक भी ढंग की फ्रॉक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल कैसे वहाँ जाऊँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला सकती हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तू तो जानती ही है मैं जो कमाती हूँ वो सब इस घर और स्कूल की फीस में निकल जाता है। मेरे पास तो जोड़ने के लिए भी एक पैसा तक नहीं बचता। पर तू चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ लूंगी और एक दिन तुझे तेरी पसंदीदा फ्रॉक दिला दूंगी। लेकिन कल के लिए तू अपने पहले वाले कपड़े ही पहनकर चली जा। ज्योति कुछ नहीं कहती और अगले दिन अपने पुराने कपड़े पहनकर प्रेरणा के बर्थडे पार्टी में चली जाती है। जब प्रेरणा की सहेलियां ज्योति को पुराने कपड़ों में देखती हैं, तो वो उसका मजाक बनाने लग जाती हैं। अरे प्रेरणा, तूने इस फटीचर ज्योति को भी अपने बर्थडे में बुला लिया। देख कैसी भिखारी जैसे बनकर आई है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई, ऊपर से ऐसी हालत में यहाँ आ गई और यहाँ का माहौल भी खराब कर दिया। सच में प्रेरणा, आखिर तुमने इस ज्योति को यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार, तुम दोनों तो जानती हो मुझे स्कूल का काम या होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ज्योति को ये सब करने में बहुत मजा आता है। इसलिए मैंने इसे अपने साथ रखा है ताकि ये मेरा होमवर्क और बाकी काम कर सके, और इसी वजह से दया खाकर मैंने इसे आज अपने बर्थडे पर बुलाया है। वरना जैसे गरीब लोग तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। प्रेरणा, जब तुम मेरी दोस्त बनने आई थी तो मुझे लगा था कि तुम बाकी अमीर लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हारे अंदर दिल है और एक इंसान को परखने की क्षमता है, पर मैं गलत थी। तुम तो मुझे अपना पालतू जानवर बनाने आई थी, जिससे तुम जब चाहो काम करवा सको। सच में तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। ऐसा कहकर ज्योति आंखों में आंसू लिए अपने घर आ जाती है। ज्योति को ऐसे रोते हुए देखकर सुगंधा पूछती है, क्या हो गया बेटा? तू तो बर्थडे पार्टी में गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई और ऐसे रो क्यों रही है? ज्योति अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आखिर हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों ये अमीर लोग हमें अपने पैरों की जूती समझते हैं? क्या हमारे अंदर दिल नहीं होता? क्या हमारे अंदर जज्बात नहीं होते? और ये तो फिर भी इंसान है। आखिर भगवान हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं करता? क्यों वो हम गरीबों को हमेशा तकलीफ में रखता है? ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो सब कुछ देखता है और समय आने पर अपना कमाल भी दिखाता है। तू चिंता मत कर, बस भगवान पर भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ज्योति अपनी माँ की बात मानकर शांत हो जाती है। फिर अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे स्कूल से बाहर आने लगते हैं। तभी दो छोटे छोटे गरीब बच्चे प्रेरणा और उसकी सहेलियों के पास आते हैं। दीदी हमें खाने के लिए कुछ दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि हमने जिससे खाना मांगा उसने हमें मार पीट कर भगा दिया। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। तुम जैसे भिखारियों को स्कूल के बाहर बैठने की परमिशन किसने दी? मुझे स्कूल के अथॉरिटी से कंप्लेन करनी पड़ेगी कि ऐसे बच्चों को यहाँ आसपास भटकने ना दे। चलो निकलो यहाँ से। प्रेरणा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये बेचारे दो छोटे बच्चे तुमसे खाना मांग रहे हैं और तुम इन्हें अपना भाषण सुना रही हो। तुम तो इतनी अमीर हो, फिर भी ऐसा व्यवहार कर रही हो। अगर तुम इन्हें कुछ दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बच्चों, ये लो, मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं, तुम इनसे कुछ खरीद कर खा लेना। वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।
ये देखो, एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद कर रहा है। ज्योति ये सब सुनती तो है, पर वो प्रेरणा की सहेलियों की बातों पर ध्यान नहीं देती और घर आने लगती है। प्रेरणा और ज्योति के घर का रास्ता एक ही सड़क से होकर गुजरता था, इसलिए दोनों को एक साथ आना पड़ता था। वो दोनों घर आ ही रही होती हैं कि तभी ज्योति की नजर जमीन पर घायल पड़े एक कुत्ते पर जाती है। उस कुत्ते की पीठ पर बहुत बड़ा जख्म था और उस जख्म के आसपास मक्खियां भिनक रही थी। हे भगवान, ये बेचारा कुत्ता कितनी तकलीफ में है। लगता है कोई गाड़ी वाला इसके ऊपर से गाड़ी चलाकर चला गया है, तभी इसे इतनी चोट आई है। मुझे इसे पास के पशु चिकित्सालय में पहुंचाना होगा, नहीं तो ये यहाँ पड़े पड़े ही मर जाएगा। ऐसा कहकर ज्योति उस कुत्ते को अपनी गोद में उठा लेती है, जिसे देखकर प्रेरणा कहती है, ज्योति, ये तुम क्या कर रही हो? ये कुत्ता कितना गंदा है, इसके ऊपर मक्खियाँ भिनक रही है और इसमें से बदबू भी आ रही है। उसके बावजूद भी तुमने इस कुत्ते को गोद में उठा लिया। शायद तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती और ये बेचारा तो बहुत तकलीफ में है। ऐसा कहकर ज्योति उस कुत्ते को वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी वो कुत्ता एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाता है। सच में ज्योति, जैसा मुझे रानी परी ने बताया था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तारा परी हूँ। मुझे यहाँ रानी परी ने तुम्हें 3 जादुई फ्रॉक की नदी के पास लाने के लिए भेजा था, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। सच में तुम मेरी परीक्षा में अव्वल आई हो। तुम्हारे अंदर दया भावना कूट कूट कर भरी है। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आओ, मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक की नदी के पास ले चलूं। अरे, इस जादुई 3 फ्रॉक की नदी के बारे में तो मैंने भी सुना है। यहाँ जाकर तो लोग अमीर हो जाती है। मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। ये सोचकर प्रेरणा ज्योति को इशारा करती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। इसलिए ज्योति परी से कहती है, परी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरी सहेली प्रेरणा को भी वहाँ ले चलें। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर वहाँ पर किसी ने भी किसी भी तरह का लालच किया तो वो उस पर भारी पड़ जाएगा। इसके बाद परी ज्योति और प्रेरणा को लेकर जादुई 3 फ्रॉक की नदी के पास पहुँच जाती है। ज्योति, ये जादुई 3 फ्रॉक की नदी है। इन तीनों जादुई फ्रॉक की नदी को रानी परी ने बनाया है और रानी परी ने ही तुम्हारे अच्छे कर्म देखकर तुम्हें यहाँ लाने को कहा था। वो थोड़ी ही देर में यहाँ आती होगी और वो आकर तुम्हें इन तीनों नदियों के बारे में बताएगी। ठीक है तारा परी। वो लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में रानी परी वहाँ आ जाती हैं। तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं रानी परी हूँ और मैंने ही इन तीनों जादुई फ्रॉक की नदियों को बनाया है। मैं तुम दोनों को एक एक करके तीनों नदियों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद तुम्हें इन तीनों नदियों में से एक नदी को चुनना होगा। इसमें से सबसे पहली नदी जादुई सोने की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम इसे चुनती हो तो तुम्हें जादुई सोने की फ्रॉक मिलेगी, जिसकी मदद से तुम्हें हजारों लाखों का सोना प्राप्त हो सकता है। और ये दूसरी नदी, ये किस चीज की है? ये दूसरी नदी जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम इस नदी को चुनती हो तो तुम्हें धन दौलत के साथ साथ इच्छा पूर्ति चांदी की प्राप्ति भी मिलेगी। और ये तीसरी नदी, ये किस चीज की है? ये तीसरी नदी फटे पुराने फ्रॉक की नदी है। अगर इस नदी को तुम चुनती हो तो तुम्हें इस नदी के अंदर जाकर इसके अंदर फंसे लोगों की रक्षा करनी होगी और उन्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकालना होगा। और इसके लिए तुम्हें इनाम के तौर पर केवल 5000 रुपए मिलेंगे। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन सी नदी को चुनना चाहती हो? रानी परी, मैं तीसरी नंबर की नदी का चुनाव करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे उससे पहले इसका कारण बताओ। रानी परी, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इंसान का जन्म इंसानियत दिखाने के लिए हुआ है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारा मानव होने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं तीसरी नदी का चुनाव करना चाहती हूँ। बहुत खूब ज्योति। ज्योति, तो सच में 1 नंबर की बेवकूफ है। अरे, तू तो पहले से ही गरीब है। तुझे तो सोने या चांदी की फ्रॉक की नदी को चुनना चाहिए था और तूने तीसरी फ्रॉक की नदी को चुना। बेवकूफ।
लेकिन मैं तेरे जैसे बेवकूफ नहीं हूँ। रानी परी, मैं चांदी की नदी को चुनना चाहती हूँ ताकि मेरे पास धन दौलत भी आ जाए और एक इच्छा पूर्ति फ्रॉक भी आ जाए और मैं पहले से भी ज्यादा अमीर बन जाऊँ। ऐसा कहकर जैसे ही प्रेरणा चांदी की नदी की फ्रॉक में डुबकी लगाती है, उसे बहुत तेज करंट लगने लगता है और वो बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। यहाँ दूसरी ओर जैसे ही ज्योति तीसरी नदी में डुबकी लगाती है, वैसे ही वो अत्यंत सुंदर बन जाती है। साथ ही साथ उसके पास ढेर सारी धन दौलत आ जाती है, परंतु तब भी उसका ध्यान प्रेरणा पर ही होता है। जैसे ही वो प्रेरणा की हालत देखती है, तो वो रानी परी से कहती है, रानी परी, आप कृपया करके प्रेरणा को छोड़ दीजिए। उसे उस करंट के कारण तकलीफ हो रही होगी। आप चाहे तो मुझसे ये धन दौलत वापस ले लीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। ज्योति की बात सुनकर रानी परी प्रेरणा को उस नदी से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद प्रेरणा सीधा जाकर ज्योति के गले लग जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो ज्योति, मैं हमेशा अपने पैसों पर घमंड करती रही और गरीबों से नफरत करती रही। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी दोस्ती को भी पैसों के तराजू में तोला, लेकिन तुम एक सच्ची दोस्त हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैंने जो किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं प्रेरणा, मेरे लिए अब भी तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। इसके बाद रानी परी ज्योति का ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी धन दौलत के साथ विदा करती है। उस धन दौलत की वजह से ज्योति का जीवन अब पहले से बेहतर हो जाता है, परंतु वो सारा धन अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उन पैसों से वो अपने जैसे और गरीब लोगों की मदद भी करती है और इस काम में अब उसका साथ प्रेरणा भी देने लगती है और इस तरह वो दोनों दूसरों की मदद करते हुए हंसी खुशी जीने लगते हैं। ये कहानी यशोदा नाम की एक औरत की है। यशोदा गर्भवती थी और उसका पति किसी कारणवश उसे छोड़कर चला गया था। यशोदा बहुत दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो अक्सर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती थी कि वो उनका लालन पालन कैसे करेगी। एक दिन यशोदा अपने मन में सोचती है, मुझे अपना पेट पालना इतना मुश्किल हो रहा है। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 9 महीने बाद यशोदा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। आस पड़ोस के लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। काफी देर बाद जब यशोदा को होश आता है तो वो देखती है कि उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, जो दिखने में अलग अलग है। जुड़वा बेटियों को देखकर यशोदा और टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं 2 बच्चों को अकेले कैसे संभाल पाऊंगी, वो भी दोनों लड़कियाँ। यशोदा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे 2 नर्स आपस में बात करती हुई दिखती है। वार्ड नंबर 11 के पेशेंट के साथ बहुत गलत हुआ। बहुत साल बाद उनको बच्चा होने वाला था और बच्चा होते ही मर गया। हाँ, मैंने सुना है वो औरत अभी होश में नहीं आई है और उसका पति एक बच्चा ढूंढ रहा है। अगर उसकी पत्नी के होश में आने से पहले उसको बच्चा नहीं मिला तो बेचारी उसकी पत्नी का न जाने क्या हाल होगा। तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। वो दोनों नर्स वहाँ से जाने लगती है। तभी बिना समय गवाए यशोदा उन्हें रोककर कहती है, सुनिए, इधर आइए। मैंने सुना कि कोई बच्चा ढूंढ रहा है। मेरी 2 बच्चियां हुई है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मैं अकेले दोनों बच्चियों को नहीं पाल पाऊंगी, इसलिए आप मेरी एक बच्ची ले जाकर उन्हें दे दीजिए। रुको, मैं इस बारे में डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नर्स डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर यशोदा की एक बेटी को उठाकर ले जाते हैं। यशोदा अपने मन में कहती है, मैं ये समझ लूंगी कि मेरी एक ही बेटी हुई है। अगले दिन यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और घर आ जाती है। अपनी बच्ची को लेकर वो टूटी फूटी झोपड़ी में जाती है और कहती है, मेरी बच्ची, इस टूटी फूटी झोपड़ी में तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए यही मेरा आशियाना है। तुम्हें अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती यहीं रहना होगा। उस दिन से यशोदा अपनी बेटी को पालने के लिए छोटे मोटे काम करने लगती है और दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी बहुत ऐशो आराम से पलने लगती है।
कुछ सालों बाद जब यशोदा की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो उसका एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। एक दिन यशोदा की बेटी पिंकी स्कूल से उदास होकर घर आती है। पिंकी को उदास देखकर यशोदा उससे कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? आज मेरी क्लास वाली सीमा से लड़ाई हो गई थी तो उसने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया। अगर मेरी बहन होती तो वो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ रही होती तो आज लड़ाई में वो भी मेरा साथ देती। पिंकी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर यशोदा को एहसास होता है कि वो अपनी दोनों बेटियों की देखरेख कर सकती थी। उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। गरीबी के कारण यशोदा चिड़चिड़ी होती चली गई। वो केवल पैसों के पीछे भागने लगी। उसे हर जगह बस पैसा ही पैसा दिखाई देता था। इसी तरह 2-3 साल और बीत गए और यशोदा ने एक बहुत ही अमीर घर में काम पकड़ लिया, जहाँ के मालिक का नाम सूरज मेहरा था। सूरज मेहरा एक बहुत ही बड़ा आदमी था। उसकी पत्नी की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। तब से वो अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहता था। यशोदा उसके घर में काम करने जाती और वहाँ रखी महंगी महंगी चीजों को देखकर उसके मन में बहुत लालच आ जाता था। बाप रे, मालिक के किचन में कितने सारे काजू बादाम रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी आराम से खाएंगे। ऐसा सोचकर यशोदा अपने पल्लू में ढेर सारा काजू और बादाम भर लेती है और छुपाकर घर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है, पिंकी देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, आप तो काजू और बादाम लेकर आई हो। मैंने ये कभी नहीं खाए, पर इनके बारे में बहुत सुना था। खा ले, बहुत पौष्टिक होती है ये चीजें। तेरे अंदर ताकत आएगी। तुझे पता है, मालिक के घर से चुरा कर लाई हूँ, वरना हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं तुझे ये सब खिला सकूँ। यशोदा ने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी गलत ज्ञान देना शुरू कर दिए। जब भी वो मालिक के यहाँ से कुछ चोरी करके लाती तो अपनी बेटी को बताती थी, जिससे पिंकी भी प्रभावित होती थी। इसी तरह पिंकी अपनी माँ की तरह लालची और पैसों के पीछे भागने वाली बन गई। इसी तरह काफी दिन बीत गए। रोज यशोदा अपने मालिक के यहाँ से कुछ न कुछ चुरा कर ले आती थी और सूरज मेहरा को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी पर उतना ध्यान नहीं दे पाता था। हद तो तब हो गई जब यशोदा ने सूरज मेहरा की बेटी काव्या की चांदी की पायल चुरा ली। हाय हाय, कितने प्यारे पायल है, बहुत महंगे लग रहे हैं। मेरी बेटी के पैरों में बहुत अच्छे लगेंगे। वो पायल लेकर यशोदा घर चली जाती है। अगले दिन जब वो काम पर आती है तो उसका मालिक उससे पूछता है, यशोदा, काव्या की चांदी की पायल खो गई है, तुमने कहीं देखा है क्या, या फिर सफाई करते हुए तुम्हें मिली हो? नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो बेबी जी की पायल नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम तो घबरा ही जाती हो, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। सूरज मेहरा को कहीं न कहीं यशोदा पसंद थी, इसलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देता था। धीरे धीरे इस बात का आभास यशोदा को भी होने लगा। उसने अपने मन में सोचा, साहब तो लगता है मेरे प्यार में पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरे पास गोल्डन चांस है साहब से पैसा ऐंठने का। चल यशोदा, अपना काम शुरू कर दे। यशोदा अपने मालिक के पास जाती है और उनसे कहती है, मालिक, इस महीने थोड़ा एडवांस चाहिए था। बेटी सरकारी स्कूल में जाती है ना, इसलिए सोचा है उसका ट्यूशन लगवा दूं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, लगवा दो ट्यूशन। मैं तो कहता हूँ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा दो। फीस वगैरह की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूँगा। और रही बात एडवांस की, तो ये लो पूरे 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे पाकर यशोदा बहुत खुश हुई। अब उसके मन में और ज्यादा लालच आने लगा, इसलिए उसने सूरज मेहरा से शादी कर ली और अपनी बेटी को लेकर सूरज मेहरा के घर पर रहने लगी।
यशोदा, तुम्हारी मालकिन के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी परेशानियों को देखा, तो मुझे लगा कि तुम्हें किसी की जरूरत है। और मेरा घर भी बिना किसी औरत के खाली मकान लगता था। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम्हें मेरी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। बाकी तुम मेरी बेटी को माँ की ममता दे देना, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को बाप का प्यार दे दूंगा। इससे ज्यादा अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। अब आप चिंता मत कीजिए साहब। क्या कहा तुमने? अरे पागल, अब तुम मुझे सूरज जी बोल सकती हो। अब मैं तुम्हारा पति हो गया हूँ। हाँ सूरज जी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपना ध्यान काम पर लगाइए। बाकी काव्य बेटी का तो मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी। सूरज ने यशोदा की बेटी पिंकी का दाखिला बहुत महंगे स्कूल में करवा दिया। वो तो पिंकी को बाप का प्यार पूरी तरह से दे रहा था, लेकिन यशोदा काव्या को माँ का प्यार बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। और साथ ही यशोदा की बेटी पिंकी भी काव्या को बहन नहीं मानती थी, क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए गई थी। यशोदा और पिंकी काव्या को एक आंख नहीं देखना चाहती थी। माँ, हमने जो सोचा था वो सब हो गया, लेकिन बस ये काव्या की बच्ची मेरी आंखों में खटकती है। तू सही कह रही है बेटी। अगर ये नहीं होती तो ये सारी जायदाद मेरी और तेरी ही थी, लेकिन इसके कारण अब हिस्सा लगेगा। वही तो, पापा कोई भी अच्छी चीज लाते हैं तो पहले उसको देते हैं, बाद में मुझे देते हैं। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। मन करता है जहर देकर मार दूं। तो फिर देर किस चीज की, मार दो। पिंकी को उसकी माँ की तरफ से बढ़ावा मिलता है और वो एक खून करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने दिमाग में कुछ षड्यंत्र रचती है और अगले ही पल काव्या के लिए ग्लास में दूध लेकर जाती है, जिसमें उसने जहर मिला रखा था। काव्या, मैं जानती हूँ अभी तुम्हें थोड़ा समय लगेगा हमारे साथ घुलने मिलने में, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लो। तुम रख दो, मैं पी लूंगी। नहीं, तुम्हें अभी मेरे सामने पीना होगा, क्योंकि फिर तुम्हें मेरे साथ नीचे खेलने जाना है। काव्या वो दूध पी लेती है। दूध पीते ही उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन उसे लगता है ये साधारण से चक्कर होंगे। वो पिंकी के साथ खेलने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी पिंकी मौका पाकर काव्या को धक्का दे देती है, ताकि उसके पिता को ये ना पता चले कि उसकी मौत जहर खाकर हुई है। काव्या धड़ाम से सीढ़ियों के नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यशोदा और पिंकी को पता था कि काव्या अब नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने तुरंत सूरज को फोन कर दिया। सूरज भागा भागा घर आया और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगा। तुम पागल हो गई हो? इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई? मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। सूरज एम्बुलेंस को फोन करता है और वो पूरा परिवार फौरन हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर तुरंत काव्या को एडमिट कर लेते हैं। वो हॉस्पिटल वही था जिसमें यशोदा ने अपनी दोनों बेटियों को जन्म दिया था। वो हॉस्पिटल देखकर यशोदा की पुरानी यादें ताजा होने लगती है और पिंकी अपने मन में ये सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन काव्या बचनी नहीं चाहिए। पूरे 2 घंटे तक काव्या का ऑपरेशन चलता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर में पॉइजन था। अगर आप उन्हें समय पर नहीं लाते तो उनको बचाना बहुत मुश्किल था। बाय द वे, अब वो डेंजर जोन से बाहर हैं। सूरज बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर काव्या के शरीर में जहर कैसे गया। पिंकी और यशोदा पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काव्या बच जाएगी, लेकिन वो बच गई। सूरज यशोदा से कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर आता है और कहता है, अरे सूरज जी, आप और आपकी वाइफ कैसी है? एक्चुअली कुछ साल पहले वो मुझे और काव्या को छोड़कर चली गई थी। ओहो, सो सॉरी। और आपकी बेटी कैसी है? मैं उसी को लेकर आया हूँ। पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई और डॉक्टर बता रहे हैं उसके पेट में उन्हें पॉइजन जैसा कुछ मिला है, लेकिन अब वो डेंजर जोन से बाहर है। लेकिन मानना पड़ेगा सूरज जी, आपको किसी और की बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है आपने। कभी उसे पता नहीं लगने दिया कि आप और आपकी वाइफ उसके अपने माता पिता नहीं थे। भला हो उस औरत का जिसने अपनी बेटी आपको दे दी थी। हाँ, मैं उस औरत से मिल भी नहीं पाया था। डॉक्टर और सूरज की बात यशोदा सुन रही थी। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने अपनी बेटी से जहर दिलवा दिया, वो लड़की उसकी खुद की ही बेटी थी। जब यशोदा को ये बात पता चली तो उसको एक एक करके अपनी सारी गलती का एहसास होने लगा।
जैसे ही काव्या होश में आई, यशोदा भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। पीछे से सूरज और पिंकी भी वहाँ आ गए। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं नहीं जानती थी कि तू मेरी ही बच्ची है। गरीबी ने मुझे इतना बुरा बना दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं हालातों की मारी तुझे किसी और को देना पड़ा था मुझे। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं अपने आप को छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ यशोदा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब यशोदा सूरज को सारी बात बताती है कि वही वो औरत है जिसने अपनी बेटी उसको दी थी और वही है जिसने अपनी बेटी को उसे जहर देने के लिए प्रेरित किया था। सूरज को यशोदा पर बहुत गुस्सा आता है। वो यशोदा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी काव्य उसे रोक देती है। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं करेंगे, माँ पर हाथ मत उठाइए। काव्य की ये बात सुनकर यशोदा शर्मसार हो जाती है। पिंकी को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सूरज का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें रोक लेता है। कुछ दिनों में काव्य ठीक होकर घर आ जाती है। उस दिन के बाद से वो सारा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है।